students, today we will start our new lesson, weather and climate. मौसम और जलवायु. Weather is the mixture of events that happen each day in our atmosphere. अब देखिए एटमॉस्फेयर की स्पेलिंग में ए दिया हुआ है एच के बाद, उसको सही कर लीजिएगा, ATMOSPHERE होगा. एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी. वेदर क्या है? ये इवेंट्स का एक मिक्सचर होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में हर डे होता है. मतलब प्रतिदिन हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ इवेंट्स होते हैं, वो चाहे टेम्परेचर का इवेंट हो, चाहे रेनफॉल हो. अब देखिए रेनफुल है, ये रेनफॉल होगा. एंड ह्यूमिडिटी, चाहे वो गर्मी से रिलेटेड हो, चाहे वो बारिश से, और चाहे वो आर्द्रता. ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता होता है. तो वेदर क्या है? इवेंट्स का मिक्सचर होता है that happen each day in our atmosphere including temperature, rainfall and humidity. Weather is not the same everywhere. अब बता रहे हैं मौसम हमेशा सेम नहीं होता हर जगह. Perhaps it is hot, dry and sunny today where you live. बता रहे हैं वेदर कभी सेम नहीं होता, कभी गर्म हो सकता है, कभी सूखा, कभी सनी वेदर जहाँ पे आप रहते हो. बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ क्लाउडी. अब कहीं गर्मी है, कहीं वर्षा हो रही है, कहीं बादल हैं, रेनिंग और इवन स्नोइंग, कहीं पे बर्फबारी भी हो रही है. तो ये वेदर जो है हर जगह पे अलग अलग होता है. सो वेदर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. परहैप्स इट इज़ हॉट, ड्राई एंड सनी टुडे वेयर यू लिव, बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ क्लाउडी, रेनिंग और इवन स्नोइंग. एवरी डे वेदर इवेंट्स आर रिकॉर्डेड एंड प्रेडिक्टेड बाई मेट्रोलॉजिस्ट वर्ल्ड वाइड. अब हर दिन मौसम विज्ञानियों द्वारा जो वेदर इवेंट्स हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और प्रेडिक्ट किए जाते हैं. कि जैसे आप लोग न्यूज़ में भी देखे होंगे, दिखाते हैं कि आज यहाँ का टेम्परेचर कितना रहेगा, किसी और स्टेट का कितना रहेगा, कहाँ बर्फ़बारी हो सकती है, कहाँ बारिश हो सकती है. तो ये जो मौसम विज्ञानी होते हैं ये लोग वेदर रिकॉर्ड्स करते हैं और प्रेडिक्ट भी करते हैं. सो एवरी डे वेदर इवेंट्स आर रिकॉर्डेड एंड प्रेडिक्टेड बाई मेट्रोलॉजिस्ट वर्ल्ड वाइड. क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर पैटर्न इन अ प्लेस ओवर मेनी ईयर्स. अब जलवायु की बात आ रही है. बता रहे हैं अगर यही मौसम कई वर्षों का औसत होता है और अगर यही मौसम लंबे समय तक बना रहता है तो वही जलवायु कहलाता है. हम लोग अभी मौसम पढ़े थे, अब क्लाइमेट क्या है? ये है जलवायु. इट इज़ द एवरेज वेदर पैटर्न इन अ प्लेस ओवर मैनी ईयर्स. मतलब अगर यही मौसम लंबे समय तक बना रहता है तो क्या कहलाएगा? जलवायु. दैट इज़ क्लाइमेट. So the climate of Antarctica is quite different than the climate of a tropical island. अब बता रहे हैं जो एंटार्क्टिका का क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल आइलैंड से काफ़ी डिफरेंट है. भाई वहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, बहुत ठंडा रहता है. और ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल आइलैंड में तो भाई डिफरेंट ही है, टेम्परेचर भी गर्म, ठंडा, मॉडरेट कुछ भी हो सकता है. हॉट समर डेज आर क्वाइट टिपिकल ऑफ क्लाइमेट इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. हॉट समर डेज तो भाई मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में क्वाइट है. इवन विदाउट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट के बावजूद भी, चाहे वो इतना ज़्यादा हो ग्लोबल वार्मिंग चाहे ना हो, लेकिन गर्मी तो बराबर हर जगहों पे ही रहती है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी. सो क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर पैटर्न इन अ प्लेस ओवर मेनी ईयर्स. मौसम लंबे समय तक अगर बना रहता है और कई वर्षों का औसत होता है तो ये है जलवायु. अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट. कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं? नंबर 1, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर से दूरी, पहला फैक्टर ये. द अर्थ रिसीव्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. अब अर्थ को क्या मिलती है? सन से हीट और लाइट मिलती है, गर्मी मिलती है. द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीटेड अप. अब अर्थ का सरफेस है वो गर्म हो जाता है बाय द रेज ऑफ द सन, सूरज की किरणों से. बट दिस हीट इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. लेकिन ये हीट बराबर मात्रा में नहीं बटी होती है. कहीं बहुत धूप पड़ती है, कहीं बहुत कम पड़ती है, कहीं बिल्कुल भी नहीं पड़ती. लेट अस लुक एट अ सिंपल डायग्राम बिलो. अब देखिए पहला तो ये हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर बना हुआ है. ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, मिडिल लाइन इक्वेटर है. यही इक्वेटर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो पहला फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर से दूरी, ये पहला फैक्टर है जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है. अब आप लोग देख रहे हैं इक्वेटर, ये देखिए इधर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दो डायग्राम है. ये तो सन का स्ट्रक्चर समझिए और ये अर्थ का है. तो सन रेज आर वर्टिकल नियर द इक्वेटर. इक्वेटर पे सूरज की किरणें बिल्कुल सीधे पड़ती हैं. तो इक्वेटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है. जो आसपास कंट्रीज़ होंगी वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अब ऊपर वाला नॉर्थ पोल है, नीचे वाला साउथ पोल. यहाँ पे जो सन रेज हैं वो स्लैंटिंग है.
लेकिन बीच वाले पे वर्टिकल होती हैं, जिससे इक्वेटर पे बहुत गर्मी होती है। और नॉर्थ पोल साउथ पोल मीन्स आर्कटिक सर्कल, और एंटार्क्टिक सर्कल में बर्फ़ ही बर्फ़ जमी है, वहाँ इतनी धूप जाती ही नहीं और ना ही बहुत वहाँ गर्मी ही है, बिल्कुल समझ लीजिए गर्मी नहीं है। तो ये आपका है दिस हीट इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यही दिखाया गया है। देखिए बराबर मात्रा में हीट नहीं डिवाइड हुई है, यहाँ पे ज़्यादा है बीच वाले पे, ऊपर एकदम हल्की, नीचे भी हल्की। लेट अस लुक एट अ सिंपल डायग्राम बिलो, यही डायग्राम से दोनों। आगे देखते हैं। द सन रेज फॉल ऑन द अर्थ बट सम रेज आर मोर डायरेक्ट नियर द इक्वेटर। भाई सन रेज तो धरती पे गिरती ही हैं, लेकिन कुछ किरणें जो हैं वो इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती हैं। अभी बता चुके हैं इक्वेटर पे डायरेक्ट जो रेज गिर रही हैं तो वहाँ पे बहुत गर्मी रहेगी इक्वेटर पे। दे फॉल ओवर अ स्मॉलर एरिया, और वो बहुत ही छोटे एरिया पे गिरती है। वेयर एज सम रेज फॉल ऑन ए लार्जर एरिया, कुछ छोटे एरिया पे गिर रही है सन रेज और कुछ बहुत बड़े एरिया पे गिरती है। हैंड द टेम्परेचर एट द पोल इज लेसर दैन दोज नियर द इक्वेटर, इसीलिए जो पोल्स पे टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू द इक्वेटर। अब इक्वेटर पे डायरेक्ट सन रेज है तो वहाँ तो बहुत गर्मी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दैट इज आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, द एरिया लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज द हॉट और टॉरिड जोन। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये सब लैटिट्यूड्स हैं, इक्वेटर भी क्या है लैटिट्यूड्स है। और ये हॉट और टॉरिड जोन है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है उसको हॉट या टॉरिड जोन कहते हैं। उष्ण, टॉरिड को हिंदी में बोलते हैं उष्ण, मतलब बहुत गर्म। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया हो गया हॉट और टॉरिड जोन। ऐसे एक और एरिया है, द एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। अभी आर्कटिक सर्कल बना है, ऊपर नॉर्थ पोल बना है, इन दोनों के बीच का एरिया जो है वो है नॉर्थ फ्रिजिड जोन या कोल्ड। यहाँ ठंडा बहुत है तो इसको कोल्ड कहेंगे या नॉर्थ फ्रिजिड जोन कहेंगे। तो दो जोन हो गए, टॉरिड उसको हॉट बोलते हैं उष्ण, और नॉर्थ फ्रिजिड जोन। टॉरिड वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है, और नॉर्थ फ्रिजिड जोन जो है वो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का एरिया है। ऐसे ही एक साउथ फ्रिजिड जोन है, साउथ से आप समझ सकते हो, लाइज बिटवीन एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल। साउथ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का जो एरिया है वो है साउथ फ्रिजिड जोन। अब फ्रिजिड जोन लगा है तो ये भी ठंडा होगा, क्योंकि ऊपर वाला भी फ्रिजिड जोन था जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में था। यहाँ पे साउथ फ्रिजिड जोन है जो एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का एरिया, ये भी बहुत ठंडा रहता है। इट इज़ बिटवीन द टॉरिड जोन एंड द टू कोल्ड जोन्स। टॉरिड जोन और दोनों कोल्ड जोन्स के बीच का जो एरिया है वो है टेम्परेट। टेम्परेट हो गया शीत प्लस उष्ण, मतलब शीतोष्ण, गर्मी भी प्लस ठंडी भी, दोनों मिला के ये है टेम्परेट जोन। तो कितने जोन हम लोग पढ़े हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड तो बिल्कुल ठंडा, टॉरिड हो गया गर्म, और टेम्परेट क्या है शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण। टेम्परेट में शीत भी है, ठंडी भी है और गर्मी भी है। तो तीन जोन्स हो गई, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। द फ्रिजिड जोन्स फेस अ कोल्ड क्लाइमेट। अब फ्रिजिड जोन्स में बहुत ठंडी पड़ती है। द टॉरिड जोन फेसेस अ हॉट क्लाइमेट एंड द टेम्परेट जोन्स faces a moderate climate. With this, one thing becomes very clear that the climate starts to become cooler as we move away from the equator. So there are three zones: hot or torrid zone, cold or north frigid zone, and south frigid zone. The frigid zones face a cold climate. कैसा climate है frigid zone का? Cold climate. Torrid zone faces a hot climate. अब torrid means ही होता है उष्ण, means गर्म, तो वहाँ का climate hot रहेगा। एंड द टेम्परेट जोन फेसेस अ मॉडरेट क्लाइमेट। टेम्परेट में शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, ठंडा और गर्म मिला के। यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, क्लाइमेट होगा, वो मॉडरेट। विद दिस वन थिंग बिकम्स वेरी क्लियर दैट द क्लाइमेट स्टार्ट्स टू बिकम कूलर एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। ये बीच में देखिए मिडिल लाइन जा रही है, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड की है इक्वेटर। जैसे जैसे आप इक्वेटर से अवे होगे, मतलब दूर जाओगे, वैसे ही जो क्लाइमेट होगा वो ठंडा होता चला जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जो इक्वेटर है मिडिल लाइन है जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। आप जैसे ही इक्वेटर से फार अवे होंगे, दूर हो जाओगे, वैसे ही क्लाइमेट जो होगा वो ठंडा होता चला जाएगा। तो क्लियर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो जोन्स वाले हैं, हॉट जोन या टॉरिड जोन। अब टॉरिड को हिंदी में बोलते हैं उष्ण, उष्ण मीन्स गर्म, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, उष्ण मीन्स गर्म होता है। एक हो गया टॉरिड जोन, अब एक है आपका नॉर्थ फ्रिजिड जोन, एक हो गया साउथ फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन, फिर एक है टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट मतलब होता है शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, ठंडा प्लस गर्म। और फ्रिजिड जोन का क्लाइमेट कोल्ड होगा। टॉरिड जोन का
हॉट होगा, और टेम्परेट का मॉडरेट। ठीक, कितने इजीली समझ में आ जाएगा आपको, बहुत इजी भी है, कई बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, इक्वेटर से जैसे आप बहुत दूर जाओगे तो जो क्लाइमेट है वो ठंडा होता चला जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब सेकेंड पॉइंट है हाइट अबव सी लेवल। समुद्र से कितनी हाइट पे है, कोई सिटी है या कुछ पहाड़ियाँ हैं, कुछ भी हो जो समुद्र से बहुत ऊंचे पे है, तो ये कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है क्लाइमेट को, देख लेते हैं ये भी। वाई इज़ इट दैट हिल स्टेशंस हैव अ कूल क्लाइमेट। अब हिल स्टेशंस जो हैं वहाँ का क्लाइमेट इतना ठंडा क्यों होता है? आप लोग शायद कभी गए हो हिल स्टेशंस वगैरह, वहाँ पे देखिए कितना बढ़िया रहता है, ठंडा ठंडा रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज दे आर सिचुएटेड ऑन हिल्स। पहली बात तो वो पहाड़ियों पे हैं, जो भी हिल स्टेशन है, हिल लगा हुआ है तो स्टेशन बगल में लगा है उसके, तो स्टेशन कहाँ हैं? जो हिल पे हैं। दे आर सिचुएटेड ऑन हिल्स वेयर द इफेक्ट ऑफ द अर्थ हीट इज लॉस्ट। जहाँ पे जो हीट है अर्थ की बहुत ही कम हो जाती है, नेग्लेजिबल समझ लीजिए, इतनी कम हो जाएगी वो कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली ही ठंडा रहेगा। अब जब हीट ही नहीं पड़ रही तो ठंडा तो रहेगा ही। रिवर्स फ्लो डाउन फ्रॉम माउंटेन्स। नदियाँ हैं पहाड़ों से बह रही हैं। दीज रिवर्स आर एक्चुअली फॉर्म्ड बाई। अब ये नदियाँ जो हैं पहाड़ों से जो निकल रही हैं, बनती कैसे होंगी? अब वहाँ से अपने आप तो भाई बनी हैं, कैसे बनी होगी? अब देखिए माउंटेन्स पे बर्फ़ होती है कि नहीं, आइस है, स्नो है, बर्फ़ है माउंटेन पे, जब वो पिघलने लगती है तो वही तो पानी बन जाता है। बर्फ़ पिघल के क्या बनती है? पानी बनती है। वो पानी को फ्रीज़ कर दो तो क्या हो जाएगा? पानी जब जम जाएगा तो बर्फ़ बन जाएगी। तो जो बर्फ़ है जब वो पिघलती है तो वो पानी बह के पानी के फॉर्म में नीचे आने लगती है और वही नदी बन जाती है। सो दीज रिवर्स आर एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द मेल्टिंग आइस एंड स्नो ऑफ द माउंटेन्स। एज दिस आइस स्टार्ट्स टू फॉल क्लोजर टू द अर्थ इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। पिघल के पानी बन जाती है। दिस ऑल्सो शोज दैट द क्लाइमेट ऑफ हिली एरियाज इज कूलर। ये भी एक रीज़न हो सकता है जो बता सकता है कि हिली एरियाज का क्लाइमेट कैसा होता है, कूल होता है। तो एक पॉइंट आपका हो गया हाइट अबव सी लेवल, एक हो गया था डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से जितना आप दूर जाओगे इतना क्लाइमेट ठंडा होगा। अब जो इक्वेटर पे ही कंट्रीज़ बनी हुई है, उसके आसपास कंट्रीज़ है, वहाँ का तो टेम्परेचर बहुत ही गर्म रहता है, हॉट रहता है बिल्कुल। तो थर्ड पॉइंट बेटा आपका हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। हाइट अबव सी लेवल क्लियर हो गया। अब है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी कितनी है। वहाँ तो समुद्र से ऊंचाई की बात हो रही थी, ठीक। अब यहाँ है समुद्र से दूरी कितनी है, ऊंचाई नहीं, दूरी। द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी इज अनदर फैक्टर। एक दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द सी विच इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट, जो भी क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। लेट अस लुक एट अ सिंपल एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। मुंबई इज़ अ कोस्टल सिटी। मुंबई कोस्टल सिटी है विच मीन्स दैट इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू द सी। समुद्र के पास है इसका मतलब है। कोस्टल सिटी का मतलब जो समुद्र के पास सिटी बनी हुई है। जैसे आपकी और भी बहुत है, तमिलनाडु में चले जाओ आप, वेस्ट बंगाल है, नीचे केरल है, तो ये सब कोस्टल सिटी हो गई आपकी। द क्लाइमेट हियर वुड नाइदर बी हॉट नॉर कोल्ड। ना ही बहुत ठंडा है क्लाइमेट यहाँ का, ना ही बहुत गर्म है। दैट मीन्स मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट मीन्स होता है ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। तो मुंबई इज़ अ कोस्टल सिटी which means that it is located close to the sea. The climate here would neither be hot nor cold. If you travel from Mumbai to Delhi, अगर आप मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करते हो तो you would be able to feel that as you move towards Delhi, the weather keeps getting hotter. जैसे जैसे आप मुंबई से दिल्ली की ओर बढ़ोगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो गर्म होता चला जाएगा। टेम्परेचर जो है वो गर्म हो जाएगा बिल्कुल। द क्लाइमेट ऑफ दीज प्लेसेस ड्यूरिंग समर वुड बी हॉटर। गर्मियों में यहाँ का क्लाइमेट जो होगा बहुत ही गर्म हो जाता है और ठंडक में बहुत ही ठंडा हो जाता है। तो जैसे जैसे आप मुंबई से दिल्ली की तरफ आओगे तो टेम्परेचर क्लाइमेट जो होगा वो बदलता जाएगा, गर्मी में गर्म, ठंडक में ठंडा। लेकिन जो कोस्टल सिटीज़ होती है ना वहाँ मॉडरेट ही रहता है, ठंडक में भी आपको बहुत ठंडी नहीं लगेगी। हम लोग यहाँ पे देखिए कितना रज़ाई गद्दे सब और मोटे मोटे वुलन क्लॉथ्स खूब पहनते हैं, लेकिन मुंबई वगैरह में इतनी ज़्यादा ठंडक ही नहीं पड़ती है। तो वहाँ मॉडरेट है भाई क्लाइमेट, इसलिए। वाई डज दिस हैपन, ऐसा होता क्यों है? एज द विंड ब्लोज इन फ्रॉम द सी, समुद्र से जो हवा चलती है वो तो भाई पानी लेके चलती है तो ऑटोमेटिकली ठंडी ठंडी हवा रहेगी। इट ब्रिंग्स कूलर एयर टू इट्स सराउंडिंग एरिया। जब ठंडी हवा बह रही है तो आसपास का जो क्षेत्र होगा, सराउंडिंग एरियाज होंगे वो भी ठंडे होंगे। तो आप इसी से समझ सकते हो जो कोस्टल सिटीज़ है वो ठंडी रहती हैं, क्योंकि भाई समुद्र के पास है तो वहाँ से हवा भी ठंडी ठंडी चलेगी। जब हवा ठंडी पहुँचती है और लैंड की तरफ तो और जो सराउंडिंग एरियाज हैं वो भी ठंडे हो जाते हैं। वाइल इन विंटर द एयर अबव द सी डज नॉट कूल डाउन। और जो
अब केस लिया जा रहा है ठंडक का, वो तो गर्मी का केस था। ठंडक में देखते हैं कि जो द एयर अबव द सी डज नॉट कूल डाउन एज क्विकली, हवा जो है बहुत तेज़ी से ठंडी नहीं हो पाती है, और इवन एज मच एज द एयर ओवर लैंड, और ना ही इतनी लैंड पे ही बहुत तेज़ी से ठंडी हो पाती है। देयरफॉर दिस रिजल्ट्स इन अ मॉडरेट क्लाइमेट, इसीलिए जो क्लाइमेट वहाँ का होगा ठंडक में मॉडरेट होता है, समझ रहे हैं अब। इसीलिए मुंबई का जो क्लाइमेट ठंडक की बात करेंगे तो मॉडरेट ही रहेगा, क्योंकि ना ही बहुत ठंडी हवा मिल पाएगी ना बहुत ही गर्म हवा, मॉडरेट बनी रहेगी इसीलिए। विच मीन्स दैट द क्लाइमेट इज़ नाइदर वेरी कूल नॉर वेरी हॉट, ना ही क्लाइमेट बहुत गर्म और ना ही बहुत ठंडा। Hence we see that the distance of a place from the sea is also a very major factor in deciding the climate of a place. ये भी एक बहुत ही मेजर फैक्टर है जो क्लाइमेट डिसाइड करता है किसी भी प्लेस का। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया, पहला था डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, दूसरा था आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी, तीसरा क्या था हाइट अबव सी लेवल। ठीक है, 2-3 हो गए आपके। अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर आपका आ जाए। देखिए कुछ ऐसे डायग्राम से इन्होंने समझाया है। कूल वार्म्स लैंड, कूल एयर, ब्रीज लैंड, ब्रीज मीन्स भी ठंडी हवा होती है। डायरेक्शंस ऑफ विंड्स, अब विंड्स की डायरेक्शन जो है वो भी क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, कैसे प्रभावित करती है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज विंड, विंड हवा। इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ एयर, हवा की एयर की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह तक ही विंड कहलाती है। द डायरेक्शन ऑफ द ब्लोइंग विंड ऑल्सो ग्रेटली अफेक्ट्स द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस, अब हवा की जो डायरेक्शन है वो भी क्लाइमेट, वो भी डिसाइड करती है टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस कि भाई हवा अगर गर्म है तो टेम्परेचर जो होगा वो तो बिल्कुल ही गर्म रहेगा, ठंडी होगी हवा तो क्लाइमेट भी ठंडा रहेगा। एज द एयर बिकम्स हॉट इट राइजेस अबव, जैसे ही हवा गर्म होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। ऐसा इसलिए होता है, दिस हैपन्स बिकॉज हॉट एयर इज लाइट, क्योंकि गर्म हवा बहुत हल्की होती है, ऐसा इसलिए होता है। एज इट मूव्स अप इट मेक्स वे फॉर द कूल एयर, अब जैसे हवा है गर्म हो गई, ऊपर जाने लगी, ऊपर उठ रही है, नीचे तो उसकी जगह खाली हो गई, तो उसकी जगह को भरने के लिए कौन सी हवा आ जाती है, कूल एयर आ जाती है, जो उसकी पोजीशन ले लेती है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। एज द एयर बिकम्स हॉट इट राइजेस अबव, दिस हैपन्स बिकॉज हॉट एयर इज लाइट, एज इट मूव्स अप इट मेक्स वे फॉर द कूल एयर विच टेक्स इट्स प्लेस, तो गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो हल्की होती है, और जब वो ऊपर जा रही है तो नीचे गैप छोड़ती है, उस गैप को भरने के लिए कूल एयर आ जाती है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। दिस मूविंग कूल एयर एंड वार्म एयर इज द विंड विच ब्लोज अक्रॉस द अर्थ, यही कूल एयर और वार्म एयर जो है अर्थ के अक्रॉस फ्लो करती रहती है हवा, ठंडी गर्म मिक्स करके दोनों। द मूविंग कोल्ड और हॉट एयर मेक अ पर्टिकुलर एरिया कोल्ड और हॉट, अब भाई हवा अगर ठंडी है तो एरिया जो होगा आसपास का वो भी ठंडा, गर्म है तो गर्म होगा एरिया। बस यही है डायरेक्शन ऑफ विंड्स आपकी, कि आप विंड से अगर एक्सप्लेन करना चाहें कि क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है तो यही रीज़न आप बता सकते हो। हैव यू एवर बीन टू अ सी शोर, कि आप समुद्र के किनारे कभी गए हो। यू वुड फील कूल ब्रीज देयर, वहाँ ठंडी ठंडी हवा आपको लगेगी, फिर घूमने अगर क्या पता आप लोग गए हो समुद्र के किनारे टहलने घूमने तो देखेंगे ठंडी ठंडी हवा चलती है वहाँ। दिस इज़ बिकॉज द एयर कंटेन्स मॉइस्चर और वाटर, क्योंकि जो हवा चल रही है भाई समुद्र वो तो पानी उठा लेगी ना अपने साथ हवा, तो अपने साथ मॉइस्चर लेके चलती है हवा। दीज विंड्स फ्रॉम द सी समटाइम्स कैरी मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स, वो कभी कभी यही हवा समुद्र से जब उठती है तो जो बादल बनाती है हवा, वही बादल भी तो पानी, बादल में क्या होता है पानी होता है, वही तो बरसाते हैं। तो दीज winds from the sea sometimes carry moisture laden clouds which causes rain, जो बादल होते हैं वो अपने साथ मॉइस्चर लेके चलते हैं, पानी लेके चलते हैं और वही बारिश कर देते हैं। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ विंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ह्यूमिडिटी एंड रेन्स, आर्द्रता और बारिश। कोस्टल सिटीज़ जनरली हैव अ क्लाइमेट विच इज़ नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, अभी हम लोग पढ़े कोस्टल सिटीज़ का टेम्परेचर या क्लाइमेट ना बहुत गर्म होता है ना बहुत ठंडा होता है, वो मॉडरेट होता है। दिस इज़ बिकॉज द एयर कंटेन्स वाटर, ऐसा इसलिए क्योंकि हवा में नमी होती है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी, एयर में वाटर का प्रेजेंस ही क्या है, ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता। ह्यूमिडिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, अब आर्द्रता जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिसाइडिंग द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। ह्यूमिडिटी डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी, अब ह्यूमिडिटी किस पे डिपेंड करेगा, पहले तो करती है डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी, एंड द डायरेक्शन ऑफ ब्लोइंग विंड्स, और हवा की डायरेक्शन, इन दो पॉइंट्स पर डिपेंड करती है ह्यूमिडिटी आर्द्रता। पहले हो गया डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी, समुद्र से किसी भी प्लेस की डिस्टेंस,
दूसरा है हवा की डायरेक्शन बहने की, विंड्स विच ब्लो फ्रॉम द सी टू लैंड, जो हवा सी से लैंड की तरफ बहती है, मेक द प्लेस हमिड, वो बहुत ही खुशनुमा मौसम कर देती है, विच कीप्स द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस लोअर एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस विच आर नॉट दैट क्लोज टू द सी, और जब ऐसी हवा बह रही है ठंडी ठंडी तो टेम्परेचर भी जो एरिया का होगा वो बहुत कम हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, जो लैंड की तरफ है, सिटीज़ या एरियाज। द अदर फैक्टर विच प्लेज अ डेफिनेट रोल इन दिस एस्पेक्ट इज रेनफॉल, अब जो दूसरा फैक्टर है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कौन सा है, रेनफॉल है, कि बारिश भाई कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं बिल्कुल होती ही नहीं। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एन एरिया ओवर द ईयर डिसाइड्स द नेचर ऑफ क्लाइमेट, अब रेनफॉल का अमाउंट जो है वो भी डिसाइड कर रहा है किसी भी एरिया का क्लाइमेट, ठंडा होगा कि गर्म होगा कि कैसा क्लाइमेट होगा। सम प्लेसेस रिसीव ओनली रेनफॉल, बहुत ही कम बारिश होती है कुछ प्लेसेस पे, वाइल अदर एरियाज ऑल्सो रिसीव स्नो, कहीं कहीं तो बर्फ़बारी भी हो जाती है। सम प्लेसेस रिमेन ड्राई, कुछ प्लेस सूखे ही रह जाते हैं, वाइल अदर्स में रिसीव रेनफॉल ऑल द ईयर राउंड, और कहीं कहीं किसी जगहों पे तो साल भर बारिश होती है। तो वैसे जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, रेगिस्तान है थार डिजर्ट राजस्थान में, वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, तो वहाँ पे कंटीले पेड़ पौधे मिलते हैं, जैसे कैक्टस है, एकैकिया है, ये सब। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अच्छी खासी बारिश होती है, वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एन एरिया ओवर द ईयर डिसाइड्स द नेचर ऑफ क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक, तो रेनफॉल भी डिसाइड करता है क्लाइमेट। सम प्लेसेस रिसीव ओनली रेनफॉल वाइल अदर एरियाज ऑल्सो रिसीव स्नो, कहीं बहुत बारिश होती है, कहीं बहुत कम, कहीं बिल्कुल भी नहीं, कहीं बर्फबारी भी हो जाती है। सम प्लेसेस रिमेन ड्राई while others may receive rainfall all the year round. This is how the climates of different places vary. अब देखिए इसी तरीके से अलग अलग जगह का क्लाइमेट बदलता रहता है, कहीं बहुत बारिश हुई, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं नहीं बरसा, कहीं बहुत गर्मी है, कहीं बहुत ठंडी पड़ गई, कहीं मॉडरेट है, जैसे कोस्टल सिटीज़ में क्लाइमेट मॉडरेट होता है। तो देखिए इतने ढेर सारे फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, 4-5 फैक्टर्स जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, विंड्स, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, सो ढेर सारे फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े। क्लाइमेट इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द ऑक्यूपेशंस, लाइफस्टाइल्स, अब लोगों का रहन सहन को भी अफेक्ट करता है क्लाइमेट, ऑक्यूपेशन भी उनकी अफेक्ट होती है, लाइफ है, प्लांट की लाइफ है, ह्यूमंस लाइफ है, सब अफेक्ट होते हैं क्लाइमेट से ऑफ दैट पार्टिकुलर एरिया। इन द चैप्टर्स टू कम वी विल एनालाइज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन द प्लेसेस, अब आने वाले चैप्टर्स में हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्लाइमेट जो है किसी भी प्लेस का वो इफेक्ट और क्या क्या चीज़ों पे कर सकता है, विच आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो आगे वाले लेसन्स में हम लोग और इसको अच्छे से समझेंगे कि ये कैसे कैसे और चीज़ों को अफेक्ट करता है, क्या, क्लाइमेट। वेदर इंस्ट्रूमेंट्स, अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे वेदर मेज़र किया जाता है। हाउ डू वी नो हाउ हॉट और कोल्ड इट इज़, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कितना गर्म है कोई चीज़ या कितनी ठंडी है। और द अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी रिसीव्ड, कितनी मात्रा में बारिश हुई है हमको कैसे पता चलेगा, तो इनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं कि इनको मेज़र कैसे कर सकते हैं, बारिश की मात्रा, या तो कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या कोई भी चीज़ कितनी ठंडी है। अ थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेज़र द टेम्परेचर, टेम्परेचर मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, वो है थर्मोमीटर। फॉर दिस ए स्पेशल थर्मोमीटर इज़ यूज्ड, और एक स्पेशल थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। दिस इज़ नोन एज अ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, दो थर्मोमीटर इन्होंने दिए हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ सेल्सियस और डिग्रीज ऑफ फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए भी स्केल बनाई गई है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो अब अगर पूछा जाए कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो क्या होगा, पता है आप लोगों को, पढ़िएगा बताइएगा क्या होता है। नॉर्मल हो गया, और एक आप लोगों का है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में, तो हम बता देते हैं। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट में 98.4 हो गया, ठीक। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट में। तो ये हो गया कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर मेज़र करता है। एक लास्ट है आप लोगों का, वो इंस्ट्रूमेंट मेज़र करता है रेनफॉल, कितनी मात्रा में बारिश हुई।
रेनफॉल ऑन द अदर हैंड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रेन गॉज। एक इंस्ट्रूमेंट है रेन गॉज, ये मेजर करता है कितनी मात्रा में बारिश हुई है। रेन गॉज, रेन इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स। अब जो यूनिट है रेन मेजर करने की वो सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। तो यूनिट्स होती है जिनमें बारिश कितनी हुई उनकी मात्रा पता चलती है। तो दो इंस्ट्रूमेंट हो गए, एक हो गया आपका थर्मोमीटर, एक हो गया आपका रेन गॉज। थर्मोमीटर मेजर करता है टेम्परेचर, अब वो मैक्सिमम या मिनिमम भी हो सकते हैं, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में क्या क्या है 37 डिग्री सेल्सियस में है, और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो दो यूनिट में टेम्परेचर हमेशा पूछा जाता है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक इंस्ट्रूमेंट हो गया रेन गॉज, वो मेजर करता है रेनफॉल कि कितनी मात्रा में बारिश हुई, और रेनफॉल को मेजर भी करते हैं यूनिट में, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, दो यूनिट में। तो आप लोगों का लेसन कंप्लीट हो गया है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसकी जो क्वेश्चंस की अपडेट्स हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएंगी, फिर आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना बढ़िया से। सो ओके, थैंक यू।